बेटे हम टीडीएस और टीसीएस एडवांस टैक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं एमटीपी 1 मई 23 का जो एमटीपी 1 है उसका क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। प्लीज बेटा बात नहीं तो आप अपने रजिस्टर पर फ्रेश पेज पर मिडिल सेंटर में लिखिए एमटीपी 1 मई 23। जल्दी करिए, टाइम नहीं है इस समय, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। एमटीपी 1 मई 23 सेंटर में बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर है बेटा 2, क्वेश्चन नंबर है आपका 2B। बेटा क्वेश्चन नंबर है 2B। दो क्वेश्चन है इसमें, एक 2B और एक 2C आपके सामने स्क्रीन पर है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। ये 2B है और ये 2C है। ये भी 4 मार्क्स का है और ये भी 4 मार्क्स का है। ये टीडीएस और एक टीसीएस का क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन हम कर रहेंगे पुराने, आज और आने वाले सेशन में पुराने क्वेश्चंस होंगे बेटा, मगर वो अमेंडेड लॉ के हिसाब से करेंगे। जो मई 24 और नवंबर 24 के लिए एग्जाम आएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो डेट्स भी चेंज कर लेंगे। मैं आज का समय आप सब लोगों को दे रहा हूं, कल मुझे हर चीज की हार्ड कॉपी चाहिए हर किसी स्टूडेंट के हाथ में। क्यों, उसकी वजह बता रहा हूं मैं। अब मुझे ये जैसे फाइनेंशियल ईयर 22-23 है बेटा, इसको मुझे फाइनेंशियल ईयर 23-24 करना है, तो आप कहां करेंगे इसे 23-24? मुझे चीजें चेंज करानी है, डेट्स चेंज करानी है, तो मुझे हार्ड कॉपी चाहिए इसकी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और उससे आपको फायदा भी होगा। आपको कोई स्कैनर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, ये सारा आपका अमेंडेड तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं आप पढ़ा रहा हूं आपको, देखिए। स्टेट इन ब्रीफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टीडीएस के प्रोविजन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आपको रेट बताना है और साथ में क्या बताना है, अमाउंट ऑफ टैक्स, और एक चीज बतानी है एप्लीकेबल है या इन द फॉलोइंग केसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ 22-23 लिखा था, हमने एग्जाम के अकॉर्डिंग बेटा फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया, 23-24 कर दिया। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 assume that all payments are made to resident। फर्स्ट इसका पार्ट है, जैसा मैंने बताया टीडीएस के क्वेश्चंस हैं। मिस्टर अमर हैज पेड 6 लाख ऑन 15 अक्टूबर 2023 टू मैसर्स फ्रेश कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हमने कोल्ड स्टोरेज वालों को 6 लाख रुपए पे किए हैं एज ए किराया। ही इज एंगेज इन द होलसेल बिजनेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन इंडिया, और इसकी टर्नओवर 3 करोड़ रुपए प्रीवियस ईयर 23-24 में। किसकी? मिस्टर अमर की। तो क्वेश्चन ये है कि इस पर टीडीएस का प्रोविजन लगेगा नहीं। देखिए, जो कोल्ड स्टोर होता है उस पे जो किराया दिया सुन लो बेटा, जो किराया दिया जाएगा वो एक प्रकार का रेंट है, और रेंट पर जो सेक्शन लगता है वो 194I लगता है। अमर जो है वो बेटा एक इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल की जो टर्नओवर है वो आपको दी हुई है 3 करोड़ रुपए। पहले तो मैं बता दूं, ये टर्नओवर आपको 23-24 की दी है, और हमें ये देखने के लिए कि किसी इंडिविजुअल पर ये लॉ लगेगा या नहीं, वो प्रीवियस ईयर से पहले वाले ईयर की टर्नओवर चाहिए। तो अगर देखा जाए तो इस हिसाब से हमारे लिए टर्नओवर काम की नहीं है। अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं। अभी शुरुआत में मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा, आपने लिखना भी है अभी, साथ में मैं लिखवाऊंगा अभी। यहां देखिए, ये देखिए, द अरेंजमेंट बिटवीन मिस्टर अमर जो कि कस्टमर हैं मैसर्स फ्रेश कोल्ड प्राइवेट लिमिटेड is basically contractual in nature. Main object of the cold store is to preserve perishable goods by mechanical process। मतलब ये मान रहे हैं कि हमने जो यहाँ पर किया है ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। अब हमें पढ़ के लग रहा था रेंट है, क्या है? रेंट। ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने पूरे साल का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इनसे। अच्छा, आप अपने यहाँ नोट्स में 194C निकालिए, अगर नोट्स हैं आपके नोटिंग, आप चेक करिए मैंने 194C वाला के अंदर कोल्ड स्टोरेज वाला पॉइंट लिखवाया था या नहीं।
लिखवाया होगा 194C में, 194C में ही लिखवाया होगा, हाँ या ना। और उसमें लिखवाया था कोल्ड स्टोरेज वालों को जो पेमेंट करते हैं उसके ऊपर टीडीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा। अब यहां देखिए सामने स्क्रीन पर, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194C विल बी एप्लीकेबल टू द 6 लाख बाय मिस्टर अमर टू कोल्ड स्टोरेज कंपनी। एक्चुअली में वो जो कोल्ड स्टोरेज वाला है वो किसानों के लिए, और यहां पे ये कौन है, बिजनेसमैन। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम ये खोलते हैं टीडीएस का चैप्टर, ये खोल लिया। कौन से सेक्शन की बात हो रही है बेटा, ये है जी 194C। यही है, इसमें मैं आई में है ना, एक मिनट, आई में ही है ना कोल्ड स्टोर वाला, एक मिनट रुक जाओ बेटा। कौन सा पॉइंट है, एक मिनट, देखिए ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजन, पेमेंट मेड बाय कस्टमर ऑन कूलिंग चार्जेस टू द, क्लैरिफिकेशन है पेमेंट मेड बाय द कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ कूलिंग चार्जेस टू द। अच्छा एक बात बताइए, जो मैंने नोट्स में लिखवाया है वो क्या लिखवाया है, इज नॉट लिखवाया है, वो गलत लिखवा दिया मैंने। द मेन फंक्शन ऑफ द कोल्ड स्टोरेज इज टू प्रिजर्व perishable goods by means of mechanical process. Storage of such goods is only incidental in nature. The customer is also not given any right to use, है ना, सुन लो बेटा, is not use place or the machinery of the cold store and thus does not become a tenant. 194I are not applicable. ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, हमने 194I में लिखा हुआ है कि कोल्ड स्टोर वालों को जो हम पेमेंट करते हैं उस पर 194I नहीं लगेगा। मैं दिखाता हूं आपको, इसमें कोई, उसमें एक लाइन और लिखनी है जो हमने वहां नहीं लिखी है। एक मिनट की शांति पकड़िए बस। अच्छा बेटा, अब एग्जाम से पहले टीडीएस के क्वेश्चन अब दोबारा नहीं हो पाएंगे, मैं यही टाइम लगा रहा हूं उस पर, ठीक है। आप तसल्ली से सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं, कल भी टाइम लगे चाहे परसों भी टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बिल्कुल अच्छे से करना, क्योंकि 6 नंबर से 8 नंबर का ये चैप्टर आएगा। 194I, ये राजी 194I में देखो हमने यहां लिखा है पेमेंट मेड बाय कस्टमर टू कोल्ड स्टोर ओनर इज नॉट कवर्ड। ये अधूरी है बात जो हमने लिखी थी, लॉ सही लिखा हुआ है कि 194I नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर जो किराएदार है वो अपनी मर्जी से स्पेस यूज नहीं कर सकता, कोल्ड स्टोर की मशीनरी यूज नहीं कर सकता, बस वो तो ले जाके गुड्स दे देगा और कोल्ड स्टोरेज वाला अपने हिसाब से गुड्स को प्रिजर्व करेगा। समझ में आ रही बात या नहीं? तो सीबीडीटी का नोटिफिकेशन है कि इसके ऊपर 194I नहीं लगेगा। अधूरी बात यह है इस केस में इसको एक कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट माना जाएगा, आई नहीं लगेगा बट 194C लगेगा। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं क्या लिखा हुआ है पूरा लॉ।
वो आप एक बार मेरे साथ देख लीजिए बेटा। ये देखिए यहां पे लिखा है 19, देखिए सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है साफ 194 IR टू द कूलिंग चार्जेस पेड बाय द कस्टमर ऑफ द, तो ये बात तय हो गई, कोल्ड स्टोर को अगर आप पेमेंट करोगे तो 194 आई नहीं लगेगा, ये हमने लिखा भी है। हाउएवर सिंस द अरेंजमेंट बिटवीन द कस्टमर एंड कोल्ड स्टोर आर बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर, कैसी है ये, इसलिए सेक्शन नंबर 194C एप्लीकेबल होगा और कूलिंग चार्जेस बाय द कस्टमर पर यहां पर 194C लगेगा। इसलिए जो हम MTP 1 का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें अमर ने 6 लाख रुपए दिए किसको, फ्रेश कोल्ड स्टोरेज को, हम इसलिए उस 6 लाख पर हम 2% के रेट से क्या दे रहे हैं, काट रहे हैं टैक्स। आप चेक करिए 194C में रेट क्या होता है TCS का, वो TDS का, 194C की बात कर रहा हूं मैं। 2 तरह के रेट होते हैं उसमें, अगर आपको पता हो तो। इसमें 2 तरह के रेट होते हैं कि अगर पेमेंट इंडिविजुअल या HUF को करते हैं तो 1% है, और अगर किसी और को करते हैं तो 2% है। आप चेक करिए अमर किसको पेमेंट कर रहा है, अमर पेमेंट कर रहा है जी मैसर्स फ्रेश कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, इसलिए 2% के रेट से यहां पर टैक्स काटा जा रहा है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। अब एक काम करते हैं, अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या है बेटा, MTP 1 का क्वेश्चन है मई 2023 का, लिखो MTP 1 का क्वेश्चन है मई 23 का, लिखिएगा। मिस्टर अमर मेक्स अ पेमेंट, अब देखिए दिक्कत क्या है, अब आपके पास क्वेश्चन हार्ड कॉपी नहीं है, मुझे बार बार वहां पे जाना पड़ेगा वरना मैं आपसे पूछ सकता, ये सिर्फ आज का टाइम दे रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कल का टाइम नहीं है आपके पास, कल मुझे हार्ड कॉपी चाहिए हर एक स्टूडेंट से। मिस्टर अमर मेक्स अ पेमेंट, क्या नाम था कुछ याद है, टू मैसर्स फ्रेश कोल्ड स्टोरेज, फ्रेश कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, आ जाइए, टू मैसर्स फ्रेश कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, किस लिए पेमेंट कर रहा है जी, पेमेंट कर रहा है, इनका मेन काम है कि ये प्रिजर्व करे पेरिशेबल गुड्स बाय मैकेनिकल प्रोसेस, है ना, टू प्रिजर्व पेरिशेबल गुड्स, दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड, तो अमर ने पेमेंट की है मैसर्स फ्रेश कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड को। दिस पेमेंट इज इन नेचर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, बेटा इसका जो नेचर है वो कैसा है, फुल स्टॉप, हेंस इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 194C। 194 आई नहीं लगेगा, 194 यानी कि कोल्ड स्टोर को पेमेंट करोगे तो 194 आई नहीं लगेगा बट 194C लगेगा, क्योंकि उसका नेचर कैसा माना जाएगा। अब जैसे ये मेन बात है तो इसको आप एग्जाम में अंडरलाइन कर दीजिए ऐसे, ताकि पढ़ने वाले का उस पर ध्यान जाए, ये आप भी अंडरलाइन करिएगा सब लोग। अब TDS काटना है आपको 194C एट द रेट, कितने की पेमेंट इसने की है, 6 लाख का 2%, तो 12,000 का टैक्स काटकर अमर पेमेंट करेगा किसको, मैसर्स फ्रेश कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड।
कुछ रह गया होगा तो वो अपडेट हो जाएगा पीडीएफ में। हम हाँ एज्यूम कर रहे हैं कि उसकी टर्नओवर इस साल 3 करोड़ है, तो पिछले साल भी कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा रही होगी। ठीक है, नोट ना दो, दे दो तो अच्छा है। ठीक है, आ जाइए। मिस्टर रामू एक सैलरीड इंडिविजुअल है, ध्यान दीजिएगा। कैसे इंडिविजुअल है? इन्होंने रेंट पे करा है कितने रुपए पर मंथ? आप जब ये सैलरीड है तो बताइए इसकी कोई टर्नओवर होगी क्या प्रीवियस ईयर से पहले वाले ईयर में? इस पर 194 आई नहीं लग सकता, इसके ऊपर 194 आई बी लगेगा। किसको पे किया है इसने रेंट? शिव कुमार को। अच्छा आप बताइए 50,000 से रेंट ज्यादा है या नहीं? कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक दिया है? 1 जुलाई 23 से 31 मार्च। कितने महीने रेंट दिया? 9 महीने क्यों दिया? 10 महीने दिया, जुलाई से दिया। हाँ 9 महीने दिया, अप्रैल मई जून नहीं दिया, 9 मंथ्स दिया। और शिव कुमार जो है वो अपना क्या नहीं दे रहा? पे नंबर। तो बेटा 5% की जगह किस रेट से? तो पहले आपको लिखना पड़ेगा। ये था जी क्वेश्चन 2 का बी का फर्स्ट पार्ट। अब यहां पे लिखिएगा क्वेश्चन 2 का बी का सेकंड पार्ट। क्या क्या नाम है? रामू, मिस्टर रामू सैलरीड असेसी, makes payment of rent exceeds rupees 50,000 per month, comma, such payment is subject to TDS under section 194 IB, full stop. If deductee, that is Mr. Shiv, does not provide his permanent account number to deductor, that is Mr. Ramu, then TDS under section 194 IB will be, TDS की जगह यहां हम लिखेंगे टैक्स, अंडर सेक्शन 194 IB will be deducted at the rate बताएंगे 20% इंस्टीड ऑफ 5%, 5% की जगह 20% के रेट से टैक्स काटेंगे। ओके, देयरफॉर, और एक बात और, इन एनी केस टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 IB cannot exceed last month rent, full stop. Tax under section 194 IB shall be deducted in last month of फाइनेंशियल ईयर। जब लिख लें इतना तो बताना, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 IB 60,000 रुपए का रेंट है पर मंथ,
इंटू में 9 मंथ्स, जुलाई से लेकर मार्च तक, इंटू में 20%, बताइए कितना है? 1,08,000, बट it cannot exceed rupees 60,000, that is last month rent. Hence TDS इसलिए जो TDS कटेगा आखिरी महीने में वो कितना काटा जाएगा? 60,000। थोड़ा सा हम डेट चेंज करते चलेंगे और साथ में लॉ भी अकॉर्डिंगली लेंगे जो अब है। ये 2 पॉइंट TDS के थे, 2 नंबर का एक था, टोटल ये 4 नंबर के थे। कोई डिफिकल्ट बात नहीं थी, मगर ये लिखना आप तभी सीखेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। ICI के मॉड्यूल में बेटा पीछे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी हैं, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दी हैं कि वो आप कर लेंगे। मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखिए, ये हो गया हमारा TDS। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का C पार्ट है। इसमें लिखा है एग्जामिन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद रेफरेंस टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो हमें सबसे पहले तो एप्लीकेबिलिटी बतानी है, TCS की रेट बताना है और अमाउंट ऑफ क्या बताना है। यहाँ पे मैं असेसमेंट ईयर चेंज कर दिया है, 2024-25 कर दिया है। मिस्टर कल्पित बॉट एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, कल ही आपने पढ़ा है बेटा ये, फॉर सिंगापुर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली फॉर ₹5 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2023 फ्रॉम एन एजेंट who is engaged in the organized foreign tour in the course of his business. He made the payment by an account pay check and provided the permanent account number to the seller. Assuming Kalpit is not liable to deduct tax at source under any other provision of the act. तो बताइए यहाँ TCS का प्रोविजन लगेगा या नहीं लगेगा? 30 सितंबर तक रेट ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज पर 5% है और उसके बाद 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स 7 लाख तक की पेमेंट है तो 5% उसके ऊपर है। तो यहां पर पेमेंट का अमाउंट देखिए कितना है, 5 लाख। तो इस 5 लाख पर जो टूर प्रोग्राम पैकेज वाला है वो 5% के रेट से TCS चार्ज करेगा। बात समझ में आ रही है? एक बार सॉल्यूशन देखो, ICI ने क्या सॉल्यूशन दिया है। TCS इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड अंडर 200C। अच्छा, अगर ये सेक्शन याद नहीं है ना आपको प्रॉपर नंबर, तो भाई मत लिखिए, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आपने लिखा और 1G की जगह 1H कर दिया तो देखेगा भी नहीं, ऐसे कट कर देगा पूरा 0। तो नहीं लिख रहे कोई इश्यू नहीं है, बट लिख रहे हैं तो एक्यूरेट। और टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? सेलर ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज फ्रॉम कल्पित बीइंग द बायर ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। इफ पेमेंट इज मेड बाय अकाउंट पे चेक, टैक्स हैज टू बी कलेक्टेड एट द रेट 5%, 5 लाख का 5%। अच्छा, यही अगर बेटा 5 लाख ना होता, 15 लाख होता तो क्या होता? 7 लाख पर 5% और बाकी के 8 लाख पर, और 1 अक्टूबर की जगह ये 1 सितंबर होता तो क्या होता? पूरे 15 लाख पर 5%। समझ में आ गई बात? चलिए नोट करिए। ये अब हम बुक क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 का C पार्ट, उसका फर्स्ट MTP 1 मई 23 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। लिखिएगा, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड एट द रेट 5% अंडर सेक्शन 206C 1G by seller of overseas tour program
पैकेज, क्योंकि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पहले कहा गया कि प्रोविजन ऑफ एप्लीकेबिलिटी समझाइए, तो हम प्रोविजन ऑफ एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं। फ्रॉम बायर, दैट इज मिस्टर कल्पित, तो टैक्स टू बी कलेक्टेड at the rate 5% on rupees 5 lakh। तो आपका टीसीएस हो गया अंडर सेक्शन 206C 1G 5 लाख का 5% 25,000 रुपये। क्लियर है तो बताइए बेटा सभी लोगों को। हटा दूं मैं इसको, नोट करने से कुछ रह जाएगा तो पीडीएफ अपडेट हो जाएगी, उसी टीडीएस वाली पीडीएफ में होगा ये। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, बात नहीं क्वेश्चन पे ध्यान लगाइए। क्या है क्वेश्चन? अनुज डूइंग बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल एज ए प्रोपराइटर, हिज टर्नओवर इज 11 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर बाय सेल्स, he received payment against sale of textile goods from Mr. Ram 75 lakh। तो बेटा ये जो है ना बंदा, ये सेलर है और राम कौन है? अगर राम के ऊपर 194 क्यों लग गया तो बेटा अनुज के ऊपर जो टीसीएस के प्रोविजन है वो एप्लीकेबल। राम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते कि राम के ऊपर 194 क्यों लगेगा। ना देने का मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हो। आगे दे रहे हैं, आगे कह रहे हैं 75 लाख अगेंस्ट द सेल मेड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर 23-24। राम की टर्नओवर 22-23 की मात्र कितनी दी है? इसका मतलब है राम के ऊपर 194 क्यों, एज्यूमिंग ऑल द सेल्स आर डोमेस्टिक सेल्स। देखो क्या लिखा है, अनुज टैक्स कलेक्ट करेगा इस सेक्शन में किस रेट से? 0.1% के रेट से, क्योंकि उसकी टर्नओवर कितनी है 10 करोड़ से, और सेल्स रिसीव जो है वो 23-24 की कितनी है, एक्सीडिंग 50 लाख। तो टैक्स कलेक्ट होगा बेटा जो 50 लाख के ऊपर अमाउंट है उस पर। क्लियर है आपको मेरी बात? और कब कलेक्ट होगा? एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट। तो अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2C, उसका सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, लिखिएगा। टैक्स is required to be collected at the rate 0.1% under section 206C1H by Mr. Anuj since his turnover exceeds rupees 10 crore during financial year 22-23, he shall collect tax at the rate 0.1% from Mr. Ram on sale of textile goods in excess of rupees 50 lakhs। ये हमने टीसीएस की क्लास में पढ़ा था बेटा, पर एनम। In given case, tax is to be collected
अंडर सेक्शन 206C 1H इक्वल्स टू 75 लाख में से 50 लाख माइनस कर देंगे और उस पर 0.1% बताइए 25 लाख का 0.1% कितना आएगा? 25 लाख का 0.1%, 25 चेक कर लें एक बार। 25 क्लियर है? हाँ या ना? ये खत्म हो गया। ये MTP 1 में 23 के क्वेश्चन थे। अब हम समझ के भी कर रहे हैं। अगर हमें पूरी नॉलेज हो तो मुझे नहीं लगता ये 8 नंबर का क्वेश्चन करने में 8 मिनट भी लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। मगर इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए बेटा, तभी नंबर मिलेंगे, जब तक आपके टिप्स पे नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको 2-3 दिन प्रैक्टिस करा दूंगा बेटा, अब एग्जाम में तो बहुत टाइम है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले 15 दिन में इसको कम से कम 4 बार खुद रिवाइज करें। सारे क्वेश्चन नहीं रिवाइज कर सकते ना, कोई क्वेश्चन कोई भी रैंडमली 4-5 क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लिए, फिर 4-5 कभी कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया। टच में रहें आप, जो किसी भी सब्जेक्ट का जो चैप्टर रिवाइज होता जा रहा है, पहले 15 दिन में 4 बार रिवीजन करें, चाहे हर बार रिवीजन में एक ही क्वेश्चन करें, मगर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं 10 क्वेश्चन करें, इतना टाइम ही नहीं है 10 क्वेश्चन करने का, एक कर लें आप, उसके टच में रहें, फिर अगले 15 दिन में 2 बार, और उसके बाद 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार। एक बार का मतलब एक क्वेश्चन भी कर लेंगे ना तो आप टच में रहेंगे, कभी भी उससे लिंक टूटेगा नहीं आपका। क्लियर है? समरी तो जब भी मिल जाए 10-15 मिनट लगा के, यार कहीं मैं भूल ना जाऊं, उसे रिवाइज कर लो। समझ में आ रही बात या नहीं? आप एक बार करके देखो, 2-4 बार में आपकी चीजें टिप्स पर आ जाएंगी। अब वापिस चलते हम, इतना समय नहीं है। ये मई MTP 1 हो गया हमारा, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। वापिस आते हैं मुद्दे पे। ये था जी MTP 1 मई 23 का ना। मैं MTP 1 नवंबर 22 का देखता हूं कि उसके अंदर क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। एक बार इसका फॉर्मेट चेंज कैसे करूं? किसका बोल रहा था मैं? MTP 1 नवंबर 22 है ना, ये रहा बेटा। एक बार देख लो, मैंने नवंबर 22 में बेटा, बात नहीं, मैंने नवंबर 22 में चेक किया है, इसमें TDS TCS का क्वेश्चन नहीं है MTP में। ओके, फर्स्ट वाले में। अभी मैं सेकंड वाले में चेक करता हूं, यह है बेटा MTP 2 नवंबर 22, इसमें चेक कर लेता हूं। ये शुरू में देखिए MCQ दिए हुए हैं, इनके ऊपर भी हमें पूरी क्लास लगानी पड़ेगी कोर्स के बाद। ये है क्वेश्चन नंबर, ज्यादातर जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ना बेटा, उसमें आपको TDS TCS का क्वेश्चन मिलेगा बेटा। चेक कर लेते हैं, एग्जामिन द टैक्स इम्प्लीकेशन, तो यहां तो नहीं है ये देखिए ये आ गया, स्टेट इन ब्रीफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ, साथ में क्या बताना है, और अमाउंट ऑफ इन द फॉलोइंग केसेस। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा हमारा? अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर है बच्चों? साहिल एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, नॉट ड्राइविंग एनी इनकम, देखिए साफ लिखा हुआ है, नॉट ड्राइविंग एनी इनकम फ्रॉम, मेक्स पेमेंट 10 लाख इन जनवरी 2023,
25 लाख इन फरवरी 2023, 25 लाख इन मार्च 2023 टू मदन। ये कॉन्ट्रैक्टर है फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। एक सेक्शन हमने पढ़ा 194M, चेक कर लो आप अपने नोट्स में, एक बार चेक करो, अभी आपको इजाजत है। मैं जानता हूं बेटा एकदम याद नहीं होता, आप लोग आराम से देखो बिना किसी हेजिटेशन के। 194M देखो, उसमें ये लिखा हुआ है कि जहां जहां किसी इंडिविजुअल और एचयूएफ पर 194C, 194H और 194J नहीं लगेगा, वहां 194M लग सकता है। और वहां लग सकता है जहां पर पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। अगर टोटल पेमेंट आप एक वर्ष में 50 लाख से ज्यादा की करें तो बेटा आप टैक्स काटेंगे किस रेट से? 5% के रेट से। अब देखिए आपने पेमेंट की है कितने लाख की? 10 लाख की। 10 और 25, 35 और 25, 70 लाख की पेमेंट हो गई। अब आप एक चीज और चेक करके बताइए, 194M में कहीं ये लिखा है कि जो 50 लाख के ऊपर वाला अमाउंट है उस पर ही टैक्स काटना है? ऐसा तो नहीं लिखा। ठीक है, अब आप बताइए साहिल ने यहां जो पेमेंट की है किसके लिए की है? अपने घर के लिए। किस तरह की पेमेंट है? पर्सनल पेमेंट है। पूरे वर्ष में कितने से ज्यादा की है? तो बेटा यहां 194C तो लग नहीं सकता, तो यहां पे क्या लगेगा? 194M। सॉल्यूशन अब एक साथ देख लेंगे, इसका सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। MTP 2 नवंबर 22 का सॉल्यूशन। खुलेगा कैसे? यहां देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 है ना। ये देखो बेटा सामने स्क्रीन पर कौन सा सेक्शन लग रहा है? 60 लाख पर पूरे पे लग रहा है। 60 लाख था ना, 25 और 25, 50 और 10, हमने 70 काउंट कर लिया था। और जवानी का जोश है। तो लिखो बेटा, फ्रेश पेज पे डालो MTP 2 नवंबर 22। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 2 का देखें कौन सा पार्ट है वो? नहीं, 2 का B है, चेक कर लो। 2 का B है और उसका फर्स्ट पार्ट है। ओके, 2 का B, उसका फर्स्ट पार्ट। क्या नाम था उसका व्यक्ति का? साहिल। और मदन जिसको पेमेंट कर रहा था, साहिल shall deduct tax on payment of in nature of personal expenses since payment exceeds rupees 50 lakh per annum. Hence, Sahil is required to deduct tax at the rate 5% under section 194M on payment to Madan for construction of his residential house.
अगर आपको कहीं देर हो रही है, जल्दी लिखना है, पहला पैरा छोड़ दो, सीधा सेकंड लिख दो, नंबर मिल जाएंगे। टीडीएस अंडर सेक्शन 194M एट द रेट 5%, बेटा 60 लाख का 5%, 3 लाख रुपए टैक्स काट, खत्म हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, अब मैं हटाने वाला हूं इसको, हटा दूं इसको, कुछ रह जाएगा तो बेटा बाद में नोट कर लेना पीडीएफ से। अब यहां देखो, प्लीज सामने देखो, XYZ मेक्स पेमेंट ऑफ रुपीज टू रमेश। एक इंडिविजुअल है जो कि कौन है, XYZ 2 लाख की एक ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करता है, जिसके पास कितने गुड्स कैरेज हैं थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। ही डज नॉट फर्निश हिज, अगर ये अपना परमानेंट अकाउंट नंबर दे देता और एक डिक्लेरेशन दे देता, क्योंकि इसके पास गुड्स व्हीकल 10 से कम है, तो बेटा इसे टैक्स काटने की कोई जरूरत नहीं थी। ये बात सेक्शन नंबर 194C में लिखी हुई है। बट इस समय इस बार इसको 2 लाख रुपए पर 1% के रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा, मगर क्योंकि पैन नंबर नहीं है तो टीडीएस का रेट 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए जरा, अंडर सेक्शन 194C पहले देख लो बेटा, नो टैक्स इज डिडक्टेबल in respect of payment to a who owns 10 or less goods carriage at any time during the year and furnishes a along with PAN. However, in this case, exemption from TDS would not be, since Ramesh has not furnished his PAN to XYZ Limited as per section 206AA. मान लो नहीं है याद, छोड़ दो। Due to non-furnishing of PAN, tax would be deducted at a higher rate of 20%, नॉट एट 1%, तो 20% के रेट से टैक्स कटेगा। क्लियर है? तो अब हम लिखेंगे इसको, कौन सा पार्ट है जी ये, सेकंड के बी का, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड under section 194C if payment is made to a transporter who owns 10 or less goods carriage at any time during previous year, at any time during previous year, बोलो, at any time during previous year, if he furnishes declaration along with, ये हमने प्रोविजन एक्सप्लेन किया है, परमानेंट अकाउंट नंबर टू डिडक्टर, फुल स्टॉप। क्या नाम था उसका इस बार, नाम देख लो, XYZ तो उसका है, इसका नाम है रमेश। हाँ, तो लिखिएगा, इन द गिवन केस रमेश does not provide his permanent account number to deductor, that is XYZ Private Limited, यही है ना,
therefore in given case tax to be deducted। क्वेश्चन में साफ लिखा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन को एक्सप्लेन करिए। आप क्या करते हैं, आंसर अगर देते आप रेट लिख देते, सेक्शन और अमाउंट, खत्म हो गया सेक्शन। अब वो 2 नंबर का है, वो आधा नंबर भी सोचेगा दूं या नहीं दूं। ये जो लिख रहे हो ना आप, नंबर इसके ही है। इन गिवन केस टैक्स टू बी डिडक्टेड एट द रेट 20% इंस्टीड ऑफ 1% ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ पेन बाई डिडक्टी। तो टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194C कितने की पेमेंट हुई थी? 2 लाख रुपए की। 2 लाख पर 20%। ये सब चीजों से बच जाता रमेश अगर ये डिक्लेरेशन दे देता पैन नंबर के साथ, तो फिर XYZ को टैक्स काटने की कोई नीड ही नहीं थी। ये मैंने MTP के क्वेश्चन आपको बताए, ठीक है। अभी जो एग्जाम गया है नवंबर का, उसके MTP भी देख लेंगे, क्वेश्चन पेपर भी देख लेंगे। अभी हम पास से चलते हैं, जितना भी पुराना क्वेश्चन पेपर है वो निकालते हैं। हटा दो बेटा इसको, ये तो मैंने वार्म अप के लिए करा दिया था आपको। अब ऐसे क्वेश्चंस पे चलते हैं जिनके सॉल्यूशन इस समय मौजूद नहीं है। आप कुछ भी ढूंढ लें, जल्दी से सॉल्यूशन उनके मिलेंगे नहीं। यार देखिए, इसमें सबसे पुराना पेपर जो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन पेपर, वो 2018 का है। यही है, इसी से शुरुआत करते हैं बेटा। ये मई 18 का क्वेश्चन पेपर है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो 14 मार्क्स का आता है, इसको छोड़ते हैं। इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है ये कैपिटल गेन का है, थर्ड रेसिडेंशियल स्टेटस का है, फोर्थ सैलरी वगैरह का है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का है, ये टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने का है, और ये भी कोई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का है, सॉरी, पैन नंबर का है। इसमें क्वेश्चन ही नहीं है मई 18 में, तो मई 18 में TDS वाला क्वेश्चन है ही नहीं बेटा। मई 18 के बाद नंबर आएगा नवंबर 18 का। आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा ये है, 10 नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन है। ये रेसिडेंशियल स्टेटस का है, कैपिटल गेन है। आ जाइए, इसमें देखता हूं क्या TDS का क्वेश्चन है क्या। हाँ बेटा, ध्यान दीजिए, ये लिखा है ना, देयर विल बी एनी ऑब्लिगेशन टू
देखिए धनपाल है एक, विशेष टू परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस कॉस्टिंग रुपीज फ्रॉम साई प्रिया, हाउस इज सिचुएटेड एट चेन्नई, ही ऑल्सो वांट्स टू परचेज एग्रीकल्चर लैंड इन, एक क्वेश्चन हमने भी किया था ऐसा, 65 लाख का है। ही वांट्स टू नो वेदर देयर विल बी एनी ऑब्लिगेशन टू टैक्स at source in these two situation, both the buyer as well as seller are resident in India, advise धनपाल suitability। तो ये तो तय है कि जो वो एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहा है रूरल एरिया में, उस पर टीडीएस का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। आप अपने नोट्स देखकर बताओ यहाँ 194 IC लगेगा या 194 LA लगेगा, सेक्शन के तो नंबर बता दिए, अब क्या देख रहे हो, या IA लगेगा। 194 IA है एक, चेक करो। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एक तो IA है और एक LA है। LA तब लगता है जब कंपलसरी एक्विजिशन हो और उसका कंपनसेशन 2.5 लाख से ज्यादा हो। तो क्या इस क्वेश्चन में आप कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है या एक नॉर्मल सेल परचेज है? और आप बताइए जो घर खरीदा गया है प्रॉपर्टी वो 50 लाख से ज्यादा की है या नहीं? तो बताइए 194 IA एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं? ठीक है, तो आप लोग सॉल्यूशन शुरू करेंगे अब मेरे साथ। कहां का क्वेश्चन है बेटा ये? नवंबर 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 2 का B है पक्का? ठीक है, आप पे भरोसा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का B लिखिएगा, मिस्टर धनपाल is required to deduct tax, बताइए रेट बताइए 194 IA का। 1% अंडर सेक्शन 194 IA on purchase of immovable property। However, this section is not applicable on purchase of rural agricultural लैंड। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? रूरल एग्रीकल्चर लैंड पर यह सेक्शन नहीं लगेगा। ओके, इन गिवन केस मिस्टर धनपाल shall deduct tax at the rate 1% on purchase value और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। याद है ये कॉन्सेप्ट? इसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी देखना है ना? विच एवर इज हायर इफ अमाउंट कौन सा वाला? जो भी हायर होगा एक्सीड्स रुपीज 50 लाख per annum, hence tax to be deducted at the rate under section 194 IA इक्वल्स टू, कितने लाख का घर है बेटा? 60 लाख का है या 65 लाख? 60 लाख का है। 60 लाख का घर है, 65 लाख की जमीन है, 60 लाख का 1%, बताइए कितना आएगा? एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं लगेगा। अच्छा, अगर इसमें
ये 60 लाख भी दिया होता और इस मकान की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दी होती सपोज 90 लाख, तो हम 90 लाख पे लगाते 1%। और जो 30 लाख है ना गैप बीच का, वो धनपाल के लिए इनकम भी मानी जाती। और जो साई प्रिया है बेचने वाली, उनके लिए 50C सबसेक्शन 1 का जो सेक्शन है कैपिटल गेन का, वो भी लगता। ऐसा क्वेश्चन हमने आईसीआई के मॉड्यूल में से किया है, उसके अंदर सारे ये प्रोविजन है। एक बार देखो इलस्ट्रेशन 11, देखो सब सॉल्यूशन में, सब लोग देखो इलस्ट्रेशन 11, वो कुछ ऐसा ही था आईसीआई मॉड्यूल का। मैं इलस्ट्रेशन 11 की बात कर रहा हूं। ये रहा सामने आपके, ये सामने इलस्ट्रेशन 11। एक्स ने घर बेचा, साथ में एक जमीन बेची। घर 60 लाख का है जो इसने 40 लाख में खरीदा था, और जमीन इसने 10 लाख में खरीदी थी, 15 लाख में बेच दी। आप देखो यहां पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, ये चेक करो, 85 लाख। जमीन को तो छोड़ ही देते हम। आप बताइए 60 लाख का 110% भी अगर आप कर देंगे तो 66 आएगा। क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे भी ज्यादा है? तो यहां पर जब बायर टैक्स काटेगा ना 1% के रेट से, वो 60 लाख पे नहीं काटेगा, 85 लाख पे काटेगा। आप सॉल्यूशन में देख लो, मैंने लिखवाया भी ये सॉल्यूशन, आप देख लो 85 लाख का 1% है। तो जब वो मैंने सॉल्यूशन लिखवाया आपको, उसमें यही लिखवाया परचेज वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। और इस क्वेश्चन में मैंने आपको जब सॉल्यूशन लिखवाया है रजिस्टर पर, अगर आपने नोट किया है, तो मैंने सेलर का क्या होगा वो भी बताया है, बायर का क्या होगा वो भी बताया है, और टीडीएस कैसे लगेगा वो भी बताया है। इस क्वेश्चन के अंदर तीनों आंसर मैंने लिखवाए हैं आपको, अगर आपने नोट किए हैं तो। वापिस मुद्दे पे आते हैं। अभी कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? नवंबर 18। नवंबर 18 का बी पार्ट हो गया हमारा। देखना सी पार्ट में भी, हाँ सी पार्ट टीसीएस का है, ध्यान देंगे। राहिल एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, इनकी एक कार डीलरशिप शोरूम है, कुछ याद आ गया होगा, है ना। दे हैव परचेज कार फ्रॉम 2 करोड़ फ्रॉम XYZ लिमिटेड, ये कार मैन्युफैक्चरर है। बेटा आप बताइए जो डीलर है शोरूम का, वो अगर मैन्युफैक्चरर से कार खरीदेगा, क्या उस पर टीसीएस का कॉन्सेप्ट है? नहीं। द कॉस्ट ऑफ ईच कार बीइंग मोर देन 12 लाख, उसने कुछ कार्स खरीदी हैं, हर कार 12 लाख से ज्यादा की होगी। दे सेल द कार टू द इंडिविजुअल बायर एट ए प्राइस यील्डिंग 10% मार्जिन ऑन कॉस्ट। बेटे 12 लाख की कार, 10% हो गया 1,20,000, टोटल हो गया 13,20,000। या ये कह लीजिए कार 2 करोड़ की है, तो 2 करोड़ 20 लाख की हो गई या नहीं? स्टेट वेदर देयर विल बी एनी ऑब्लिगेशन टू कलेक्ट टैक्स इन अबाउट 2 सिचुएशन। 2 सिचुएशन है। तो मैन्युफैक्चरर जो बेच रहा है कार, किसको बेटा? राहिल एंड कंपनी को, उस पर टीसीएस नहीं लगेगा। राहिल एंड कंपनी जो इंडिविजुअल बायर को बेच रही है, उस पर टीसीएस लगेगा। आपको मैंने टीसीएस का सेक्शन लिखवाया हुआ है, पीडीएफ में होगा या किसी में भी, उसमें से देख के बताइए टीसीएस का कार के रिस्पेक्ट में कौन सा सेक्शन लगता है। 206C चेक कर लो बेटा, ये देख लीजिए यहां पर। ये रहा 206C 1F लगेगा। क्लियर है? तो अब वापिस आते हैं मुद्दे पर। हम यहां पर हैं टीडीएस पर। कौन सा क्वेश्चन है नवंबर 18 का? 2C। कौन क्या क्या नाम है बेटा? राहिल एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, और कार मैन्युफैक्चरर का क्या नाम है? XYZ लिमिटेड। तो लिखिएगा नो टीसीएस या नो टैक्स is required
टू बी कलेक्टेड बाय कार मैन्युफैक्चरर। क्या नाम है कार मैन्युफैक्चरर का? XYZ लिमिटेड ऑन सेल ऑफ कार टू कार डीलर that is Rahil and company. However, tax is to be collected at the rate 1% है ना, अंडर सेक्शन 206C 1F on sale of car by showroom dealer to individual buyer if value of car exceeds rupees 10 lakh. So tax to be collected 12 लाख की कार है, 1,20,000 प्रॉफिट होगा। ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है। इसका 1%। बताइए 13,20,000 का 1%। तो हर कार पे जब भी ये कार बेचेंगे 13,200 का TCS कलेक्ट करेंगे। बात अगर समझ में आ गई हो तो एक बार हाँ कर देना सभी लोगों को। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है, कैसे लिखना है? क्योंकि बेटा अगर से मैं वो जैसे प्रोविजन पढ़ा दिए तो उनसे सिर्फ कुछ होना नहीं है जब तक हम प्रैक्टिस ना करें। ठीक है, आप कहें तो फिर मैं आगे चलूं। ठीक है, अभी कौन से पेपर हुआ है? ये भी हमने जो किया नवंबर 18 पे थे, तो नवंबर 18 में और क्वेश्चन तो नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं, और नहीं है। ठीक है, नवंबर 18 यहां समाप्त होता है। नवंबर 18 के बाद नंबर आएगा किसका? मई 19 कहां पे है बेटा? ये रहा मई 19। बेटा ये वो हैं जिनके अब सॉल्यूशन अवेलेबल जल्दी से आपको मिलेंगे नहीं कहीं पे भी। टू का बी बता रहे हैं बच्चे कि टू का ए है और ये टू का बी है। ये examine the TDS implication in the following cases along with reason thereof। 1 2 3 4 5 6 और आई थिंक ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। 6 पार्ट है। मिस वर्षा रिसीव अ सम ऑफ 90,000 ऑन 31 दिसंबर। यहां हम 2023 कर लेंगे। टुवार्ड्स मेच्योरिटी ऑफ LIC ऑन 1 अक्टूबर। देखो ये जो लाइफ पॉलिसी का जो डेट है उसको हमें चेंज नहीं करना है, हमें चेंज करना है प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और ट्रांजैक्शन की डेट को। पॉलिसी इसने कब ली है? 1 अक्टूबर 2013 को, 1 अप्रैल 2013 के बाद। और आप सब जानते हैं 1 अप्रैल 2013 के बाद अगर कोई पॉलिसी ले
तो मेच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा एग्जेम्प्ट होगा पॉलिसी से, मगर शर्त यह है कि पॉलिसी के पूरे पीरियड में किसी भी वर्ष में सम एश्योर्ड का 10% से ज्यादा पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम पे ना किया हो। अब देखो क्या लिखा है, पॉलिसी ली है इन्होंने, सम एश्योर्ड कितना है 80,000 का 10% बेटा कितना होता है, और ये प्रीमियम दे रही है वर्षा जी 10,000 का भर भर के प्रीमियम दे रही है ना। तो बेटा यहां पर जब मिस वर्षा को पैसा मिलेगा ये 95,000, तो ये पैसा क्या होगा, टैक्सेबल। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टोटल पेमेंट बेटा 1,00,000 रुपए से कम है। कितने से कम है, सेक्शन बताऊं मैं कौन सा लगेगा, 194 DA। कौन सा सेक्शन लगेगा, चेक कर लो, आप चेक करो, मुझे क्या देख रहे हो, मुझे तो पता है, आप चेक करो अपने फर्रों में से, देखो सब देखो, आपके लिए कह रहा हूं। 194 DA, डी जो लगता है वो इंश्योरेंस एजेंट की कमीशन पे लगता है, 194 DA जो लगेगा वो पॉलिसी के लिए। समझ में आ गई बात या नहीं, बोलो हाँ। तो अब हम इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं बेटा। कब का क्वेश्चन है ये, मई 2019 का। फ्रेश पेज पर हेडिंग डालिए मई 2019, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट लिखिए, बी का फर्स्ट पार्ट। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड under section 194 DA since payment on maturity of life insurance policy चेक करिए, लिमिट 99,999 होनी चाहिए, डज नॉट एक्सीड ₹99,999 पर एनम। इतना आंसर लिख दें काफी है। 7 क्वेश्चन 7 नंबर के हैं, 1 नंबर का है, ज्यादा मत लिखें। पता चला आपने 1.5 पेज इसी 1 नंबर पे लिख दिया, जो जो याद था सब लिख दिया कि देख हमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। एग्जामिनर भी इरिटेट हो जाएगा बेटा, वो कहेगा मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा। सेक्शन कहीं पे भी ना लिखें तो कुछ भी चलेगा, कहीं पे भी, मगर एग्जाम में लिखे आगे आगे सेक्शन मेंशन करो तो दिक्कत हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे फिर। अब देखो बेटा बात नहीं, मिस्टर दीपक ट्रांसफर्ड अ रेसिडेंशियल हाउस टू मिस्टर करण फॉर 45 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख। पहले आप 45 लाख का 110% करो, कितना आएगा 49.5 लाख। देखो आप सीए कर रहे हो, ये वाली कैलकुलेशन एकदम हो जानी चाहिए, ये तो तुम मेरे समझ से बाहर है भाई। ये 49.5 लाख है ना, समय बचता है इससे। आपने स्टैम्प ड्यूटी कितनी है 55 लाख, तो बताइए करण टैक्स काटेगा या नहीं काटेगा। करण बायर है, दीपक सेलर है, और यहां पर 194 IA लगेगा। परचेज वैल्यू बनती है 45 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख, विच एवर इज हायर। तो अमाउंट जो है वो 50 लाख से ज्यादा है। 1% के रेट से टैक्स काटा जाएगा, ठीक है। चलिए 5 लाख पे नहीं, पूरे 55 लाख पर। ये कोई सेल ऑफ गुड्स थोड़ी है कि 50 लाख से ऊपर लगेगा। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, 194 IA लगेगा। आप 194 क्यों लगा रहे हो, लिखिएगा। क्या नाम है, करण, करण बायर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी
इज रिक्वायर्ड। अब जैसे आप लिख रहे हैं तो जब भी सेक्शन का नंबर आए, रेट आए और लिमिट आए, आप भी बोलिए करण कौन है बेटा, बायर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट। रेट बताइए, सब लोग रेट बताइए। 1% अंडर सेक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी के परचेज पर 194 IA लगता है। यही प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर 194 LA लगता है। और सेल परचेज ऑफ गुड्स पर 194 Q लगता है। अंडर सेक्शन 194 IA सिंस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एक्सीड्स ₹50 लाख। आहूजा मैं एक जनरल नॉलेज की कोई नहीं बोलेगा बेटा। आगे पर एनम लिखूं या पर मंथ लिखूं, तुम बताओ। यहां पे पर एनम लिखूं या पर मंथ लिखूं इस जगह पर? क्यों पर एनम? पेमेंट थोड़ी है, कोई सैलरी थोड़ी दे रहे हो रेंट के पर एनम। अबे प्रॉपर्टी खरीदी एक बार पैसा दोगे यार? जागो नींद से, मैं तुमसे प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, हर महीने हर साल पैसा दूंगा तुमको। अरे अभी भी जागे नहीं हो तुम, ये मत दिखाया करो बेटा, या तो मैं तोड़ दूंगा या चूम लूंगा। हाँ, दोनों में तुमको बहुत दर्द होगा। इधर देखो, हाँ बोलो हाँ। तो बेटा ऐसी चीजों से कंफ्यूज मत हुआ करो, पूरा कॉन्सेंट। ये जो ऐसा नहीं है कि ये जवाब नहीं दे सकता इसके, ये मैं किसी और से पूछता प्रेशर बना के तो वो भी गलती करता, तो मैंने उससे पूछ लिया। मैं किसी और से, मैं इसलिए ऐसी बातें पूछता हूं कि ताकि आप पूरी तरीके से एक्टिव रहें, बातों को सोचें। तो करंट बायर है, टैक्स काटेगा 1% के रेट से 194 IA में, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अच्छा परचेज वैल्यू ज्यादा होती तो फिर मैं यहां परचेज वैल्यू लिखता। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना में जवाब दो। हेंस टैक्स टू बी डिडक्टेड ऑन ₹55 लाख। तो TDS अमाउंट कितना हो गया बेटा? 55 लाख का 1% कितना हो गया? 55,000। हाँ हाँ, घबराए क्यों रहे हो? 55,000 हो गया। आइए बेटा, अब इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब इधर ध्यान दे बेटा, उसे छोड़ दें, बाद में PDF में से करते रहना। मेरा भाई तुमको अलग से दावत दी जाए, तुम्हारे नौकर लगे हुए, तुम नहीं रुकोगे ना? शाहजहां ने पता क्या करवाया था? अच्छे लगोगे तुम, ना धोया जाएगा ना खुजाया जाएगा, है? मम्मी धुलवा दो, फिर ये आवाजें आएंगी बेटा। XYZ, हाँ XYZ प्राइवेट लिमिटेड पे द फॉलोइंग अमाउंट टू मिस्टर नारायण ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। 22,000 रुपए आपने क्या दिए नारायण को? 194J की बात हो रही है। अब 18,000 किसके दिए हैं? सबके लिए लिमिट अलग अलग देखी जाएगी, ठीक है? टैक्स नहीं काटेंगे क्योंकि कोई भी पेमेंट कितने से ज्यादा की नहीं है। चलो बेटा, कौन सा पार्ट है तो लिखो, क्या नाम था उसका? पे करने वाले का। हाँ कुछ भी बोल दो ना, मास्टर तो बावला है बेटा। XYZ लिमिटेड will not deduct tax under section 194J since
पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल फीस एंड रॉयल्टी टू मिस्टर नारायण does not exceed रुपीज। अब पूछता हूं दोबारा, यहां 30,000 पर एनम लिखूं या पर मंथ लिखूं या नहीं लिखूं, तुम बताओगे, कोई और नहीं। क्यों बार बार दी जा सकती है? फंस गए बेटा तुम मेरे जाल में। पर एनम भाई, घर खरीदोगे तो पैसा एक बार दोगे भाई। मैं तुमसे, तुम प्रोफेशनल हो, मैं तुम्हारी एक बार अगर सर्विस ले ली, दोबारा कहोगे चल भाग, दोबारा सर्विस दे सकते हो ना? तो कैसी बातें कर रहे हो? या तुम एक बार सर्विस देके खत्म हो जाते हो, फिर बचते नहीं कि मम्मी अब नहीं दे रहा मैं इसको। हाँ, वो अपने हिसाब से सही कह रहा, अपने अपने ऊपर बात है बेटा। पेमेंट ऑफ रुपीज 1 अब आप थकने लगे बस इतने से क्वेश्चन करते ही? थक गया ना कोई बेटा? ये वैसे लोहे की चेयर्स हैं, इसमें मैं सोच रहा हूं करंट छुड़वा दूं अब। पेमेंट ऑफ रुपीज 1,75,000 किसको की गई है? फॉर परचेज ऑफ कैलेंडर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ मेसर्स एबीसी। मैंने बताया कि भाई पाठशाला क्लासेस का एक कैलेंडर बनाना है, जिस पर पहले पर कॉस्ट, जनवरी पर कॉस्टिंग के फॉर्मूले, फरवरी पर एफएम के फॉर्मूले, मार्च पर टीडीएस का चार्ट, अप्रैल पर टीसीएस का चार्ट, है ना? ऐसे बताया मैंने दिसंबर तक। तो मेरी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैलेंडर बनाया गया है। आप बताइए, जब मेरी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैलेंडर बनाया गया है तो यहां पर 194C लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है ये? पहले से बना हुआ कैलेंडर नहीं है, मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो काम किया और कैलेंडर मुझको बना के दिया। ओके, अच्छा। हाउएवर नो मटेरियल वाज सप्लाइड फॉर सच कैलेंडर बाय एबीसी। मगर मैंने कैलेंडर के लिए कोई भी मटेरियल सप्लाई नहीं किया, जबकि हम जानते हैं मटेरियल का सप्लाई होना बहुत जरूरी है। मटेरियल हम सप्लाई करें फिर तुम कैलेंडर बना के दो तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। कैलेंडर आप नहीं बना दिया, बोलो हाँ या ना? तो यहां पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? मैं एक काम करता हूं, यहां दिखाता हूं। मैं 194C में लेके चलता हूं वापिस आपको। यही है 194C, प्लीज देखें बेटा। ये डेफिनेशन ऑफ वर्क है। एडवर्टाइजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, कैरेज ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और ऑफ ए कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम और इट्स एसोसिएट बीइंग अ पर्सन, है ना? द एसोसिएट, ये सब दिया हुआ है किससे? हाउएवर, देखिएगा ध्यान से, वर्क। अच्छा बताइए, हमारे उस क्वेश्चन में मटेरियल सप्लाई किया हमने उसको, वो कह रहा है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट तब माना जाएगा जब आप कस्टमर से ही मटेरियल लें या कस्टमर के कहने पर उसका कोई बंदा हो उससे मटेरियल लें। वर्क शैल नॉट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कस्टमर बाय यूजिंग रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम ए पर्सन अदर देन द कस्टमर। अगर मैं आपसे कैलेंडर बनवा रहा हूं और आप मुझसे मटेरियल नहीं ले रहे, या मेरा भाई है उससे मटेरियल नहीं ले रहे, या मेरे पार्टनर से मटेरियल नहीं ले रहे, या मेरी कंपनी के शेयर, जो मेरा एसोसिएट पर्सन है, वो पता चलेगा कौन होता है एसोसिएट, उससे नहीं ले रहे, आप किसी और से ले रहे हैं, तो बेटा ये साफ कह रहा है वर्क में वो इंक्लूड नहीं होगा। और ये बात मैं आपको लिखवा चुका हूं। तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बेटा? नंबर 4 क्या लिखेंगे? नो टैक्स इज रिक्वायर्ड, है ना, टू बी डिडक्टेड
अंडर सेक्शन 194C, since material is not procured, क्या नाम है कंपनी का बनाने वाली का? कैलेंडर मैसर्स एबीसी लिमिटेड is not procured from मिस्टर वैभव, नहीं, वैभव को तो शायद पेमेंट की जा रही है, हाँ वैभव को तो पेमेंट की जा रही है, फ्रॉम मैसर्स एबीसी लिमिटेड, है ना, और इट्स एसोसिएट, सिंस hence it is not to be included in work contract, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, hence पेमेंट टू मिस्टर वैभव is not subject to TDS अंडर सेक्शन 194C। उम्मीद करता हूं आप तक मेरी बात पहुंच पा रही है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, चुप हो जाओ, ज्यादा मत बोला करो। टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड पेज 12,000 टू सुधा। सुधा एक डायरेक्टर हैं, उनको सिटिंग फीस के पैसे दिए हैं और इनकी जो फीस है वो टैक्सेबल नहीं है अंडर सेक्शन 192। अच्छा एक बात, मैं 194J में पढ़ाना भूल गया हूं तो उसको मैं अभी कवर कर लूंगा। 190 बाई चांस स्किप हो गई मेरे दिमाग से। ये जो डायरेक्टर को फीस दी जाती है ना बेटा, उसमें डायरेक्टर दो तरह के होते हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। लिखवा तो रखा है मैंने, बस पढ़ाना भूल गया हूं मैं। अब उसे सुन लो बेटा, एक डिपेंडेंट डायरेक्टर और एक इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं इसका आंसर का जवाब तभी दे पाऊंगा। 194J मैं पहुंच रहा हूं उस पर, बस बेटा आप यहां देखिए और यहां देख देख के मौज लें। ये है बेटा, यहां देखिए, इसमें पता नहीं पेज कहां गया वो, कोई बात नहीं, अब पेज भी गायब है इसमें से। मैंने लिखवाया तो है, मुझे मालूम है बच्चों को लिखवा रखा है, बट बाई चांस इसमें से पेज गायब हो गया है। कभी कभी वो डिलीट भी हो जाते हैं पेज, कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी समझा देता हूं आपको, टेंशन ना लो। कौन सा सेक्शन कह रहा हूं मैं? 194J। ये एम है, ये रहा बेटा जी। अब इधर देखो, इसे छोड़ो, बेटे बात नहीं, एक मिनट। ये 192 है, ये सैलरी वाला है ना, इसमें भी बाई चांस मैं लिखवाना भूल गया। अब सुन लो बेटा, प्लीज बेटे, बात नहीं, पता नहीं जे में है या
हो सकता है मॉड्यूल में 192 में दिया हो, सैलरी वाले में। लिखवा रखा है मैंने, कहाँ लिखवा रखा? अरे उसके लिए तो मैंने बहुत बड़ा पेज लिखवा रखा था, बाई चांस अब और डिलीट हो गया है। इधर देखते हैं, प्लीज बेटे बात नहीं। अरे बेटे बाद में खा लेगी ना वो, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अब इसमें मिल नहीं रहा है मुझे, अब सुन लो बेटा आप। डायरेक्टर दो तरह के होते हैं, मिल नहीं रहा है अभी। एक डिपेंडेंट डायरेक्टर और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो डिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो जनरली कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज होते हैं, और जो भी कंपनी में डायरेक्टर एम्प्लॉय होगा उसको जो दिए जाएगी पेमेंट वो सैलरी है, और सैलरी जो है उसके ऊपर टैक्स कटता है अंडर सेक्शन 192। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उसके लिए देखना पड़ेगा कि जब कंपनी उनको पेमेंट कर रही है तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो उसको सैलरी की तरह रिकॉर्ड कर रही है या प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज की तरह रिकॉर्ड कर रही है। अगर वो उसको सैलरी की तरह रिकॉर्ड नहीं कर रही है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को की जाने वाली पेमेंट सेक्शन नंबर 194 में कवर होगी। कहां पे कवर होगी? यहां साफ लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टर को फीस दी जा रही है वो टैक्सेबल नहीं है। कौन से सेक्शन में? इसका मतलब यह है कि यहां पर कौन सा सेक्शन लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं हार्ड कॉपी लाओ कि मैं ये जो लिखवा रहा हूं ये आपके लिखा हुआ हो। समझ में आ रही है बेटा मेरी हार्ड कॉपी वाली बात? तो टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इसको 12,000 रुपए दिए हैं, और ये पेमेंट कौन से सेक्शन में आएगी? क्योंकि ये कहां नहीं आ रही है। अगर अच्छा 192 में आ जाती तो टैक्स नहीं लगता, क्योंकि 2.5 लाख से कम की पेमेंट है। सेक्शन 192 तब लगेगा जब आप किसी भी एम्प्लॉय को बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा की पेमेंट कर रहे हो, है ना। अब ये तो 12,000 की है। 194 की लिमिट कितनी है बेटा? तब भी टैक्स लगेगा, क्योंकि जो डायरेक्टर की सिटिंग फीस होती है उस पर लिमिट नहीं है। तो जरा इसका सॉल्यूशन लिखें, इसका सॉल्यूशन लिखें बेटा। कौन सा क्वेश्चन है? 5वां लिखें। टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड है ना, यही है ना। इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट, बता सकते हो 1% टैक्स कटेगा एट 2%। रॉयल्टी, लमसम रॉयल्टी फॉर सिनेमा और टेक्निकल्स के लिए 2% कटता है, बाकी के लिए 1%, 10%, 10%, माई मिस्टेक। टैलेंट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट 10% अंडर सेक्शन 194J ऑन पेमेंट टू डायरेक्टर्स सिटिंग फीस। In case of payment to director of sitting fees, threshold limit of rupees 30,000 per annum is not available. Hence, tax to be deducted on rupees 12,000 at the rate 10%.
TDS अंडर सेक्शन 194J 12,000 का 10%, बेटा कितना आएगा? 1200। खत्म हो गई बात। बोलिए। पॉइंट नंबर 6, राधा इज एंगेज फॉर श्याम लिमिटेड। राधा एंगेज है श्याम लिमिटेड के साथ ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर। तो राधा श्याम लिमिटेड के साथ कॉल सेंटर का बिजनेस कर रही है ये कंपनी। ऑन 18 मार्च 2024 द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड बाय श्याम लिमिटेड in the ledger account of Radha Limited 70,000 regarding services of call center. The amount is paid through check on 28 मार्च 2024। तो बताइए इस पर 194J लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ या ना? कैसी सर्विसेज दे रहे हैं ये? सर्विसेज चार्जेस ऑफ कॉल सेंटर। बोलो एक बार देख लेते हैं यहां पर कौन सा सेक्शन है ये। हाँ क्या कह रहे हैं पता नहीं, बी कैसे लग जाएगा पता नहीं क्या कह रहा है। बीपीओ, बीपीओ कह रहा है बेटा, बीपीओ नहीं लगा, बीपीओ नहीं है ये। हाँ मैं समझता हूं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं आप। हाँ आप केपीओ का पता है आपको? हाँ कौन सा वर्क होता है? बिजनेस में भी यही होता है, वही होता है। आओ इधर। फीस फॉर प्रोफेशनल, ज्ञान मत दिया, मुझे सिखाया मत करो कोई भी। हाँ बहुत दिया ऊपर वाले ने, तुम लो अभी ज्ञान ना, जब तुम्हारा नंबर आएगा बेटा तुमसे भी सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह आएगा आपका और हमसे बहुत आगे बढ़ोगे, मगर अभी सीखने का टाइम है तुम्हारे। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में सीखोगे वो काम अब हमारा जीरो हो चुका है, वो हम तुमसे पूछेंगे। ठीक है, अभी मगर सीखो तुम। फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस 194J एक बार चेक कर लेते हैं कहां पे आएगा ये। कहीं दी है क्या प्रोफेशनल सर्विस का मीनिंग? ये है, बोलो हाँ। और ये और चीजें जोड़ी गई हैं। टेक्निकल सर्विस में देखिए क्या है, मैनेजीरियल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस टेक्निकल और अदर पर्सनल। बताइए कॉल सेंटर की सर्विस प्रोफेशनल सर्विस में तो नहीं आएगी, मैनेजमेंट ही तो कर रहे हैं आप एक तरीके से। बोलो हाँ। और आप जानते हैं ना टेक्निकल सर्विसेज पर किस रेट से टीडीएस है? 2% के रेट से। आ जाइए वापिस मुद्दे पर। कहाँ है मुद्दा? इधर है, ये है बेटा मुद्दा। तो जो 70,000 की पेमेंट हुई है बताइए उस पर टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा? कौन से सेक्शन में? जे में। तो जे की खिचड़ी पका दी है इन्होंने इसमें। तो लिखिए क्या नाम था, कौन पेमेंट कर रहा था, राधा या श्याम? श्याम। श्याम लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स। अच्छा बच्चे टीचर को इतना ज्ञान देते, पेपर में कुछ नहीं लिखा जाता है ना, पेपर में लिखो इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट 2% ऑन पेमेंट ड्यू और मेड विच एवर इज। क्या बात बताइए, जबरदस्त बेटा, इस बात पर नजर उतर जानी चाहिए आपके घर जाकर। अर्लियर टू क्या नाम है, राधा लिमिटेड, टैक्स टू बी डिडक्टेड on rupees 70,000 at the rate
2%। टीडीएस अमाउंट क्या हो जाएगा अंडर सेक्शन 194J? 70,000 का 2%, बताइए 1400 रुपए। खत्म क्वेश्चन। क्लियर है? अभी टाइम देख लेते हैं, फिर देखते हैं कितना और कर सकते हैं। बस इतना ही बहुत है आज के लिए। हाँ, यहीं पर रोकते हैं अब। अच्छा आप बताइए, अभी हमने कहां तक कर लिया है, कौन से पेपर तक किया है? अभी मई 2019 तक। कल नवंबर 19 से शुरू करेंगे, ठीक है? कल क्लास लंबी होगी, 19 से लेके 23 तक सारे कर देंगे कल हम। ओके, बस मुझे हार्ड कॉपी चाहिए। हार्ड कॉपी होगी तो मुझे हेल्प मिलेगी बेटा। मैं एक कॉपी मैं ले लूंगा, जो मुझे वापस क्वेश्चन पे जाके देखना होता है वो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके बेटा, बाय बाय, कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।